Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany from Marwadi College. This is lecture 11, question answer portion, part 2. The part 1 ends with the question number 9 is what is vegetative propagation? Give 2 examples of it. Answer is vegetative propagation takes place in plants. A new individual is formed from any vegetative part of the plant or its propagule like buds, rhizome, tuber, etc. is called vegetative reproduction or vegetative propagation. Examples are number 1 is adventitious leaf buds of Bryophyllum, and number 2 is stem cutting of sugarcane with buds grow into new sugarcane plant. स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 11 है, पार्ट 1 में लेक्चर ख़त्म हुआ था क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, जिसमें था व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इट। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन क्या होता है, 2 एग्जांपल के साथ बताइए। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट एक नए प्लांट को जन्म देता है, और वेजिटेटिव प्रोपैगेशन हमेशा प्लांट्स में ही होते हैं। ये पार्ट आइदर लीफ स्टेम और रूट्स होगा, और बर्ड्स होगा, राइजोम, ट्यूबर एटसेट्रा। 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, एक है एडवेंटेटियस लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम और दूसरा है स्टेम कटिंग ऑफ सुगर केन विथ बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू सुगर केन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 10 is define external fertilization. Mention its disadvantages. Answer is when fusion of gametes takes place in the outside of the body of organism, it is called as external fertilization. The male and female gametes are released in water. They are in danger from their predators, and chances of fertilization of egg lesser. Hence, large number of gametes go waste. क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। जब गैमेट का फ्यूजन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही वाटर में रिलीज हो जाते हैं बॉडी से बाहर, और वो दूसरे प्रीडेटर्स के द्वारा हमेशा खा लिए जाते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत कम हो जाता है। यही इसका डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग formed by asexual reproduction is referred to as clone? Answer is as a result of asexual reproduction, offsprings are formed which are morphologically and genetically similar to their parents without any variation. Such individuals are called clones. Students, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि क्लोन क्या होता है। तो जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं
वो अपने पेरेंट्स का बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। इसलिए इस तरह के इंडिविजुअल्स को क्लोन कहा जाता है, जिसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज एक्सप्लेन व्हाई meiosis and gametogenesis are always interlinked. Answer is the organisms are diploid and gametes are haploid. Thus, meiosis is necessary before the formation of gametes. Due to meiosis, chromosome number will be half in gametes. Hence, meiosis and gametogenesis are interlinked. क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो अपना गैमेट्स बनाता है वो गैमेट्स हैप्लॉयड होता है। ये हैप्लॉयड गैमेट्स तभी बनते हैं जब मियोसिस होते हैं। तो मियोसिस एक ज़रूरी स्टेप है गैमेट बनने के लिए। गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस भी गैमेट बनने का ही प्रोसेस है। इसलिए मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। Question number 13 is why are offsprings of oviparous animals at a greater risk as compared to viviparous animals? Answer: as oviparous animals lay eggs and required an incubation period for hatching of eggs, they may face many problems like safety or protection. But in viviparous animals, zygote is always safe as it develops inside the body of the animal. Students, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि जो भी ऑफस्प्रिंग्स ओविपेरस एनिमल्स से बनते हैं वो रिस्क में होते हैं, बट जो ऑफस्प्रिंग विविपेरस एनिमल्स के बनते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा क्यों? ये इसलिए कि ओविपेरस एनिमल्स हमेशा पहले एग देते हैं, उसके बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, हैचिंग होता है और एग से ऑफस्प्रिंग निकलते हैं। इस इंक्यूबेशन पीरियड में ये हमेशा क्वेश्चन में रहते हैं, आइदर दे विल सर्वाइव और नॉट, ये जिंदा भी रहेंगे या नहीं। इसलिए जब विविपेरस एनिमल्स की बात आती है वहाँ जाइगोट हमेशा बॉडी के अंदर में रहते हैं और ये हमेशा सुरक्षित रहते हैं ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में, जब तक ये ऑफस्प्रिंग ना बन जाए। क्वेश्चन नंबर 14 इज डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर। Answer: in flower, after fertilization, the ovule converted into seeds, ovary converted into fruit, zygote develops into embryo, primary endosperm nucleus, that is called PEN, develop into endosperm. Integuments harden to form seed coat. Now the sepals, petals, stamens, styles and stigma wither and fall away.
You can see here a flow chart which shows that ovules converted into seeds, ovary converted into fruit, zygote into embryo, and primary endospermic nucleus, that is PEN, converted to endosperm. Now question number 15, that is last question. Differentiate between zoospores and zygospores. Zoospores, what is zoospores? Zoospores is a haploid or diploid flagellated motile asexual spore produced in zoosporangium during asexual reproduction. Now what is zygospore? Zygospore is a diploid, non-flagellated, non-motile formed as a result of gametic fusion. So students, we have completed our NCERT question answer session. Now you have to practice these question answers, and you also practice some objective type questions from any book regarding the chapter reproduction in organisms. Okay, thank you students, all the best.